हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। ठीक, मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला आप सबका अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। और मैं लाया हूँ सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम में बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र से संबंधित सीटेट में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला, और ये उसका पार्ट 7 है, भाग 7 है। ठीक, बाकी के पार्ट आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए जाके, वरना मिस कर देंगे। ठीक है, तो बिना समय व्यर्थ किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। आइए अपने पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया? ठीक, बहुविमात्मक मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो किसने मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया? ए ऑप्शन गोलमैन जी ने, बी ऑप्शन स्पेयरमैन जी ने, सी ऑप्शन जॉन मेयर जी ने, डी ऑप्शन गार्डनर जी ने। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। तो पहले का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि गार्डनर जी ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन होगा, पहले का ऑप्शन डी गार्डनर। तो हावर्ड गार्डनर जी ने बहुविमात्मक प्रज्ञा कॉन्सेप्ट दिया। इसको बोला जाता है, इसको ये भी बोला जाता है बहु बुद्धि का सिद्धांत। बुद्धि का सिद्धांत इस नाम से भी बहुत पूछा जाता है। ठीक, सिद्धांत। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुविमात्मक प्रज्ञा का सिद्धांत, ये दोनों चीज़ों एक ही है। इसको दिया है हावर्ड गार्डनर जी ने। तो पहले का डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक, तो इन्होंने ये बताया कि बुद्धि का स्वरूप, मतलब बुद्धि जो है उनका रूप रंग ढंग जो है एक प्रकार यानी एकाकी ना होकर बहु प्रकारी होता है, यानी बहुत प्रकार की, यानी बुद्धियाँ एक प्रकार की ना होकर, बुद्धि एक प्रकार की ना होकर बहुत प्रकार की होती है। ठीक, तो इन्होंने अगर देखा जाए तो इन्होंने बुद्धि को 8 भागों में बांटा है। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया, 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाता है 8 प्रकार की बुद्धि कौन कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा। पहला वैयक्तिक परबुद्धि। ठीक, दूसरा वैयक्तिक स्वबुद्धि। तीसरा संगीत बुद्धि। चौथा शरीर गत की बुद्धि। पांचवा स्थानिक बुद्धि। छठा तार्किक गणितीय बुद्धि। सातवां भाषाई बुद्धि। आठवां प्राकृतिक बुद्धि। और इन सब बुद्धियों का अपना अलग अलग काम होता है। ठीक, तो उस हिसाब से इन्होंने इसको 8 भागों में डिवाइड किया। तभी हावर्ड गार्डनर जी ने बुद्धि को एकाकी न बताकर बहुप्रकारी बताया। ठीक है, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले का डी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है। तो डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है अधिगम से संबंधित। ठीक है, तो उसमें क्या दिक्कत होती है? पढ़ने वर्तने में दिक्कत होती है, कि व्यक्त करने में दिक्कत होती है, कि खड़े होने में, कि बोलने में? ऑप्शन कीजिए, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो दूसरे का जो ऑप्शन ए सही होगा, दूसरे का ऑप्शन ए सही होगा। इसमें पढ़ने में दिक्कत होती है, वर्तनी को पहचानने में दिक्कत होती है, उनका उच्चारण करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया जो है एक प्रकार की अधिगम अक्षमता विकार है। डिसलेक्सिया एक प्रकार का अधिगम अक्षमता विकार है, मतलब कि सीखने में बाधा उत्पन्न करता। तो डिसलेक्सिया जो है वो अधिगम अक्षमता विकार है। ठीक है, इसमें होता क्या कि वर्णमाला अधिगम में कठिनाई होती है, वर्णमाला को सीखने में कठिनाई होती है, अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होती है। ठीक, और पढ़ते समय स्वर वर्ण जो होते हैं उनका लोप हो जाता है, मतलब कि वो बच्चा बोल ही नहीं पाता है। ठीक है, और जो समान उच्चारण वाले ध्वनियों को ना पहचान पाना, बच्चा क्या करता है, जो समान उच्चारण वाली ध्वनियाँ होती है उनमें कोई अंतर नहीं कर पाता, पहचान नहीं पाता। और बच्चा जो है वो वर्णों शब्दों को अक्षरों को उल्टा पढ़ता है, या उसका क्रम इधर उधर करके पढ़ता है। तो ये डिसलेक्सिया के लक्षण थे। तो डिसलेक्सिया में पढ़ने तथा वर्तनी में, पहचानने में, पढ़ने में कठिनाई आती है। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन ए सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? मतलब समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? ए
बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बी, शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सी, शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। डी, शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। बताइए, ए है, सी है, बी है, डी है। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी डी? सबसे पहले उन ऑप्शन को उस ऑप्शन को निकाल दीजिए जो निगेटिव आपको लग रहा है। ऐसा ऑप्शन निकाल दीजिए बच्चों पर निगेटिव असर डाले, ठीक। बस वो ऑप्शन निकाल दीजिए, वही शिक्षक की भूमिका नहीं होगी। तो ए देखते हैं, बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, हाँ सही है। बी छोड़ देते हैं। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, इससे वे मोटिवेटेड होते हैं और काम करने के लिए जिज्ञासु होते हैं। शिक्षक को सीखने में अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अक्षम बच्चे हैं जिनको सीखने में थोड़ा सा तक कठिनाइयाँ आती हैं, कोई अक्षमता है, डिसलेक्सिया, कोई भी प्रकार की डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया, कोई प्रकार की दिक्कत है, तो उनको अतिरिक्त समय देना चाहिए, ठीक। तो ए सी डी, तो इतने ये तो तीनों भूमिका शिक्षक की होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब कि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भूमिका शिक्षक की कतई नहीं होनी चाहिए। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो तीसरे का ऑप्शन बी आपका सही होगा, ठीक है। मतलब बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को सीखने में अक्षम, मतलब कि अक्षम बच्चों को सीखने में अतिरिक्त समय देना चाहिए, और निःशक्त बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, शिक्षक को बच्चों के व्यक्तिगत भिन्नता को, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी पर्सनालिटी, समझे, व्यक्तित्व अलग अलग होता है, इसको ध्यान में रख कर अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ठीक है। सभी को लाभ हो, ठीक। सभी पढ़े, सभी बढ़े। नेक्स्ट आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए, चलिए आप अपने को शिक्षक समझिए, ठीक है, और सामने छात्र इमेजिन कीजिए। हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो क्या बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो चौथे का जो सही ऑप्शन होगा, कोई भी बोल बता सकता है। चौथे का सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। चौथे का बी ऑप्शन सही है। मतलब कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। सब गलत चीज़, ये नेगेटिव है, बच्चे पे बहुत ही बुरा प्रभाव डालेंगे। ठीक है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने प्रेरित करना चाहिए। इससे क्या होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं, बच्चे उत्साहित होते हैं सीखने के लिए। इससे बच्चों की जिज्ञासाओं का समाधान हो जाता है, और बच्चे अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकते हैं इससे, ठीक है। और बच्चे, जब हम छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चे इसमें सक्रिय रूप से सहभागी होगा, ठीक, सक्रिय रूप से भाग लेगा और चीज़ें अच्छे से सीखेगा। तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चौथे का बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, बच्चे की जो वृद्धि है वो मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? जल्दी से बताइए। बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित है? ए ऑप्शन शारीरिक विकास से, बी ऑप्शन सामाजिक विकास से, सी ऑप्शन भावनात्मक विकास से, डी ऑप्शन नैतिक विकास से। वृद्धि यानी कि इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ, GRO, है ना, यही जो होता है ना, WTH, ग्रोथ, ठीक, ये ग्रोथ। तो इसका मुख्यतः ये किस चीज़ से संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से। ABCD, जल्दी से ऑप्शन दीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पांचवे का ए। बच्चे की जो वृद्धि वो मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होती है। बच्चे की ग्रोथ हमेशा शारीरिक विकास से मुख्य रूप से संबंधित होती है। वृद्धि को ही अभिवृद्धि भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, वृद्धि या अभिवृद्धि, ठीक है। इन दोनों का संबंध जो है वो शारीरिक विकास से मुख्यतः शारीरिक विकास से संबंधित होते हैं, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोले तो कोशिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि है वही अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक। कोशिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि मतलब कोशिकाओं को बढ़ना, आकार में इधर, है ना, आकार प्रकार इन सब चीज़ों में बढ़ना गुणात्मक वृद्धि से बोलते हैं, यही अभिवृद्धि कहलाती है, ठीक है। अथवा व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को ही वृद्धि कहा जाता है, ठीक। या व्यक्ति का जो स्वाभाविक रूप से विकास होता है उसी को वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। वृद्धि की बात करें तो गर्भाधान से लेकर शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था से होते हुए प्रौढ़ावस्था तक पहुंचने के दौरान व्यक्ति के विभिन्न अंगों के आकार, प्रकार, लंबाई, भार आदि में जो परिवर्तन होता है या आने वाले परिवर्तनों को ही वृद्धि कहा जाता है या अभिवृद्धि कहा जाता है, ठीक है, या ग्रोथ कहा जाता है। तो पांचवे का ए ऑप्शन आपका सही है, शारीरिक विकास से इसका मुख्य संबंध है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं एयर थॉर्नडाइक, बी एफ स्किनर, आर एन गेने, आई पी पावलोव। जल्दी से ऑप्शन दीजिए। तो सातवें का जो सही ऑप्शन, छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, आर एम गेने। तो आर एम गेने जी द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, एल थॉर्नडाइक की सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, एक पुस्तक है एनिमल 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 इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस बहुत पूछी जाती है, एनिमल इंटेलिजेंस। ठीक, नोट कर लीजिएगा। एनिमल इंटेलिजेंस यह पुस्तक है थॉर्नडाइक की, ई एल थॉर्नडाइक की एनिमल इंटेलिजेंस है। इनकी एक और पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक। द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक थॉर्नडाइक जी की एक और पुस्तक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस पूछा जाता है, ठीक, एनिमल इंटेलिजेंस थॉर्नडाइक की है, और द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक ये भी थॉर्नडाइक की है। और स्किनर की भी एक, बी एफ स्किनर की भी एक पुस्तक है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर। द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, ये स्किनर की पुस्तक है द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर पूछा जाता है। ठीक है, और पावलोव की दो पुस्तकें कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशन। ठीक, ये सब पुस्तकें हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पुस्तकें जो लिखी तो कई पुस्तकें हैं। ठीक, तो थॉर्नडाइक की, स्किनर की, और याद रखिएगा पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंट थॉर्नडाइक, द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक थॉर्नडाइक, द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर स्किनर। ठीक, समझ गए। कंडीशन से संबंधित हो कंडीशन रिफ्लेक्सेस व लेक्चर्स ऑफ कंडीशंस, तो कंडीशंस यहाँ पे सब पावलोव से संबंधित है। ठीक, तो द कंडीशंस, लेकिन द कंडीशंस ऑफ लर्निंग यहाँ देखा जाए तो ये आपका आर एन गेने से संबंधित है। ठीक, तो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक आर एम गेने होंगे। ठीक, चलिए आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो छठे का सी सही है। ठीक है, हाँ, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? मतलब कि टोटल टाइम टेकन इन इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, मतलब कि सूक्ष्म शिक्षण का जो भारतीय प्रतिमान है उसमें कुल कितना समय लगता है, मतलब सूक्ष्म शिक्षण की एक साइकिल कितने मिनट की होती है ये पूछा है। तो ए 36 मिनट की होती है, बी 40 मिनट की होती है, सी 45 मिनट की, डी सी 30 मिनट की। सही ऑप्शन बताइए। तो सातवें का जो सही ऑप्शन वो होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 36 मिनट। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल 36 मिनट का समय लगता है। मतलब सूक्ष्म शिक्षण की एक साइकिल, एक चक्र है वो 36 मिनट का होता है। अब देखो सूक्ष्म शिक्षण में होता क्या है, तो सूक्ष्म शिक्षण बच्चा आपका कुल 6 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है, 6 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण जो है बच्चा वो आपका 6 स्टेप्स इसमें होते हैं। ठीक, उनमें ये डिवाइड होता है। ठीक है, 6 भागों में डिवाइड होता है, 6 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो पहला भाग होता है पाठ योजना का निर्माण करना। पहला भाग होता है पाठ योजना का निर्माण करना, पाठ योजना निर्माण होता है पहला भाग। ठीक है, अगर ये पहला हो गया। दूसरा का बात करें तो बेटा दूसरा भाग होता है आपका, इसके बाद होता है शिक्षण, इसके बाद होता है आपका शिक्षण, इसके बाद होता है शिक्षण। अगर तीसरा भाग बात करें तो ये होता है प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। ठीक है, इसी को बोलते हैं पोषण। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है पाठ योजना निर्माण, पाठ योजना का निर्माण करना। उसके बाद दूसरा भाग होता है शिक्षण यानी कि शिक्षण करना। फिर तीसरा भाग होता है पृष्ठपोषण या फीडबैक या पोषण, मतलब कि क्या चीज़ है उसका फीडबैक देना। और ये प्रत्येक साइकिल 6 मिनट की होती है, यानी पाठ योजना का निर्माण लेने के लिए 6 मिनट का समय होता है, शिक्षण के लिए 6 मिनट का समय होता है, और पुष्टि यानी कि फीडबैक या पोषण के लिए 6 मिनट का समय होता है। अब अगले के 3 स्टेप जो होते हैं वो ये रिपीटेड होते हैं, मतलब कि चौथा स्टेप होगा
पुनः पाठ योजना निर्माण 6 मिनट का। 5वां स्टेप होगा पुनः शिक्षण 6 मिनट का। 6ठा स्टेप होगा पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः फीडबैक, पुनः पोषण 6 मिनट का। टोटल देखें तो ऊपर के 6 18, नीचे के 6 18 18 दूना 36, तो टोटल सूक्ष्म शिक्षण की जो 1 साइकिल होती है वो 36 मिनट की होती है। इसमें कुल 6 स्टेप होते हैं, पहले 3 बाकी के 3 रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो सातवें का आपका ए ऑप्शन सही है, 36 मिनट का होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण है। हाँ, सीखने का पठार जो सीखने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं, उसमें ग्राफ ऊपर नीचे जो भी होता है वो बताता है किसने कितना सीखा, क्या है, क्या कमी, क्या चीज़ है, ठीक। तो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। उस स्थिति को प्रकट करते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है भैया बताइए। ए गेट्स व अन्य का, बी हॉलिंगवर्थ का, सी रॉस का, डी स्किनर का। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है। ए गेट्स व अन्य, बी हॉलिंगवर्थ, सी रॉस, डी स्किनर। ऑप्शन कीजिए। तो 8वें का सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ये कथन रॉस का है। 8वें का सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, ये ऑप्शन होगा, मतलब 8वें का जो सही ऑप्शन है वो सी रॉस। तो यह कथन रॉस जी ने दिया है, 8वें का सी ऑप्शन होगा सही, ठीक, रॉस जी ने, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं। आपके सामने अगर कोई समस्यात्मक बालक आ गया तो आप क्या करोगे। बच्चे को दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, सबसे पहले नेगेटिव वर्ड निकालिए भैया। दंड देना कतई नहीं, ये तो नहीं हो सकता। नज़रअंदाज करना, बेटा समस्यात्मक बालों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। घर वापस भेज देना, ये भी गलत। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा 9 का सी। बच्चे को परामर्श देना चाहिए, बच्चे को परामर्श देना चाहिए। बेटा प्राइमरी के बच्चे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से सीखो जो उनके लिए पॉजिटिविटी डेवलप करें। मतलब दंड देना, नज़रअंदाज कर देना, घर भेज देना, ये बेटा नेगेटिविटी लाएंगे बच्चे के अंदर, ठीक है, या बच्चे के प्रति। तो इससे बच्चा सुधरेगा कभी नहीं, ठीक है, और गड़बड़ होता जाएगा, ठीक, और समस्यात्मक बालक बनता जाएगा, ठीक। तो 9 का सी ऑप्शन होगा, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, परामर्श सुझाव देना चाहिए, ठीक है, क्या कैसे क्या। जैसे आप डॉक्टर के वहाँ जाते हैं भी, है ना, परामर्श लेने, तो डॉक्टर आपको परामर्श देता है ना, दवाई जैसे कोई बीमारी के लिए जाते हैं परामर्श लेने, ठीक है, या ये दवा प्रिस्क्राइब बाय दिस फिजिशियन, ठीक है, कि आपको घर भेज देता है, दंड देता है, नजरअंदाज कर देता है, कुछ ना कुछ तो बताता है आपको। तो समस्यात्मक बालक अगर है तो उसको परामर्श देना चाहिए, तो बच्चे को परामर्श देना चाहिए, 9 का सी ऑप्शन। अच्छा, समस्यात्मक बालक होते कैसे हैं। तो बच्चे, इनका जो व्यवहार और इनका जो व्यक्तित्व है बहुत ही असामान्य होता है। किस प्रकार कि वे घर, विद्यालय और समाज में हर जगह समस्याओं के जनक बन जाते हैं। मतलब कि हर जगह कोई ना कोई समस्या पैदा जरूर कर देते हैं, और ये अपने आसपास के वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाते, समायोजित नहीं कर पाते हैं, ठीक। और समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के समस्यात्मक बच्चे कई प्रकार के हो सकते हैं। चोरी करने वाले बच्चे, झूठ बोलने वाले बच्चे, गाली देने वाले बच्चे, मतलब उल्टा सीधा बोलने वाले बच्चे, सॉरी, और विद्यालय से भाग जाने वाले बच्चे, माता पिता की कहना न मानने वाले बच्चे, हर समय उद्दंडता करने वाले बच्चे, मारपीट करने वाले बच्चे। तो इस प्रकार के बालकों के लिए शिक्षक द्वारा क्या उचित है वो करना चाहिए। पहला, बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बच्चों को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित व पुरस्कार देना चाहिए, प्रोत्साहन पुरस्कार देना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट, उस प्रकार के बच्चों के साथ बहुत ही स्नेहपूर्वक, बहुत ही मधुर व्यवहार रखना चाहिए और सहयोगात्मक व्यवहार रखना चाहिए, ठीक है। अच्छे से प्यार से समझाना चाहिए जिससे वो अपने जो पहले जो चीज़ें करता था वो उससे वो दूर हटे और अच्छी दिशा में बढ़ने की कोशिश करे। तो 9 का सी ऑप्शन सही है, बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। 10वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है।
विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? ए गेसेल, बी हरलॉक, सी मेरिडिथ, डी डगलस और हॉलैंड ने। मतलब कि जब बालक विकास की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसमें कई प्रकार की नवीन विशेषताएं, कई प्रकार की नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक, तो यह कथन किसका है? ए बी सी डी किसका? तो 10वें का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी। तो यह कथन हरलॉक जी ने दिया, यह कथन हरलॉक जी ने दिया है। हरलॉक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हरलॉक ने बताया कि बालक मतलब कि बालक के विकास की जो प्रक्रिया है वो बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ध्यान देने योग्य बात है। इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में, जब व्यक्ति विकास की प्रक्रिया से गुजरता है तो उसमें नई नई विशेषताएं आती, नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो 10वें का बी ऑप्शन सही है ये आप, ठीक है। दैनिक विकास यानी कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन हरलॉक का है। 10वें का बी ऑप्शन आपका सही है। हरलॉक जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? मतलब कि किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करना, अवधान का मतलब ध्यान, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? ए ऑप्शन डम्बिल जी का, बी ऑप्शन रॉस जी का, सी ऑप्शन मन जी का, डी ऑप्शन मैकडूगल जी का। जल्दी से ऑप्शन कीजिए, ए बी सी डी में से कौन सही है? तो 11वें का ऑप्शन ए आपका सही होगा, यह कथन डम्बिल जी का है। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान यह डम्बिल के अनुसार है। 11वें का ए, ओके। मतलब कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। चेतना मतलब मन को केंद्रित करना, यह ध्यान है, यह कथन डम्बिल का है। 11वें का ए ऑप्शन आपका सही है, डम्बिल भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? सीखने के मुख्य नियमों में कौन शामिल नहीं है? ए तत्परता का नियम, बी अभ्यास का नियम, सी बहुअनुक्रिया का नियम, बी डी प्रभाव का नियम। सही ऑप्शन कीजिए। सीखने का नियम किसने दिया है ये पता है आप लोगों को? पूछा बहुत जाता है, वो वैज्ञानिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो सही सही बताइए इसका कौन सा नियम शामिल नहीं है? तो 12वें का ऑप्शन सी सही होगा। मतलब कि बहुअनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है, तो 12वें का सी ऑप्शन आपका सही है। सीखने के नियम, पहले सीखने के जो नियम है उसको दिया है थॉर्नडाइक ने, उसको दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए हैं। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के नियम दिए हैं। उन्होंने सीखने के नियम दो प्रकार से दिए हैं। एक तो दिया है उन्होंने सीखने के मुख्य नियम, सीखने के मुख्य नियम जिनमें इन्होंने 3 नियम दिए हैं, जिनमें इन्होंने 3 नियम बताए हैं। कौन कौन से? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये आपके मुख्य नियम हैं, ठीक है। और दूसरा जो इन्होंने वर्गीकरण किया है वो इन्होंने दिया है, दूसरा जो इन्होंने दिया है वो दिया है गौड़ नियम। सीखने के गौड़ नियम, सीखने के गौड़ नियम। तो सीखने के गौड़ नियम के अंदर इन्होंने 4 प्रकार के नियम बताए हैं। वो नियम कौन कौन से हैं? तो वो है बहुअनुक्रिया का नियम, ठीक, पहला मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ठीक। तो बहुअनुक्रिया का नियम, साधा और मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ठीक। तो ये चीज़ थी। तो बहुअनुक्रिया का जो नियम है वो आपका गौड़ नियम है। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के नियम दिए गए हैं, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3, गौड़ नियम 4। मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, गौड़ नियम 4, बहुअनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्य अनुक्रिया का नियम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो 12वें का ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का, उपयोग में से कोई नहीं। ए ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। आंसर कीजिए। और बच्चों, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हों
हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे और दूसरों तक ये वीडियो पहुंच सकें, उनको लाभ हो, ठीक है। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि बच्चे यही सब चीज़ें मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। इसी से मैं मोटिवेट होता हूँ, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे और क्वेश्चन बनाता हूँ और क्वेश्चन लाता हूँ, जिससे आप लोग और अच्छा कर सको, ठीक है। चलिए, तो 13वें का जो बी ऑप्शन होगा, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है, वो होगा ऑप्शन बी, बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण आपकी बुद्धि का मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण आपकी बुद्धि का मापन करता है। तो विनय नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने सहयोगी साइमन के साथ स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण तैयार किया, और यह आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण है, ठीक। साइमन विनय परीक्षण जो है वो आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। इसे साइमन विनय परीक्षण भी बोला जाता है, ठीक, देख लीजिएगा। अब देखिए, इसके द्वारा आईक्यू को मेजर किया जाता है। इन्होंने आईक्यू को मेजर करने के लिए बताया, बुद्धि को मापा जाता है, आईक्यू को मेजर किया जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चंस को मेजर किया जाता है, और उसी के बेसिस पे बच्चों को वर्गीकृत किया जाता है, बालक को वर्गीकृत किया जाता है, छात्रों को वर्गीकृत किया जाता है, प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक, प्रखर बुद्धि बालक, जो भी होता है इस प्रकार से, ठीक है, समझ गए। तो 13वें का ऑप्शन बी सही होगा, बुद्धि परीक्षण। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि परीक्षण करता है, और इन्होंने अपने सहयोगी साइमन के द्वारा डेवलप किया था, तो इसे साइमन विनय परीक्षण भी शायद बोला जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14वां क्वेश्चन, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। मतलब कि सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो परिवर्तन है वही होता है, ठीक है। तो यह किसके द्वारा दिया गया। ए गेट्स व अन्य के द्वारा, बी मॉर्गन व गिललैंड के द्वारा, सी स्किनर के द्वारा, डी क्रॉनबर्ग के द्वारा। सही ऑप्शन बताइए। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण को साइमन विनय परीक्षण बोला जाता है नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग देख के बताइएगा, ठीक है, ओके। चलिए, होमवर्क है आपके लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा 14 का, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो 14 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 14 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, गेट्स व अन्य। तो अधिगम जो है वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, कि सीखना, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। तो 14 का ए सही है आपका आंसर, ठीक है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन पे। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया। ए फ्राइड, बी यहाँ पे युंग होगा, सी मन, डी आलपोर्ट। ए फ्राइड, बी युंग, सी मन, डी आलपोर्ट। ऑप्शन जल्दी आंसर कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 15वें का सही ऑप्शन होगा बी, 15वें का सही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, बहिर्मुखी इंट्रोवर्ट, आउटवर्ड, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट जो भी होता है, ठीक है। तो इसका वर्गीकरण मतलब अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट, ठीक है, एक्सट्रोवर्ट जो इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है, इसका वर्गीकरण युंग ने किया है, ठीक। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इसका वर्गीकरण युंग जी ने किया है। युंग ने जो है वो युंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया, व्यक्तित्व को 3 प्रकार से। पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अंतर्मुखी यानी इंट्रो, ठीक है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व। दूसरा होता है बहिर्मुखी, एक्सट्रो, एंड तीसरा होता है उभयमुखी, यानी कि कॉमन। तीसरा जो इन्होंने बताया वो बताया उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक, उभयमुखी व्यक्तित्व यानी कॉमन, जो बंदा इंट्रोवर्ट भी हो और इंट्रोवर्ट भी हो, एक्सट्रो जो भी बोला जाता है वो दोनों हो, ठीक है, तो वो उसे उभयमुखी व्यक्तित्व टाइप का
बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। तो बहुत खतरनाक होते हैं जो इंट्रोवर्ट और जो मतलब कि जो अंतर्मुखी और बहुमुखी दोनों होते हैं, जिनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार से होता है, समझ गए। बहुत खतरनाक होते हैं, समय देख के कभी ये हो गए कभी वो हो गए। ठीक, तो 15वें का आपका बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सही बात। ओके, 15वें का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग मीनिंग उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण युंग जी ने किया है। ठीक, 15वें का बी ऑप्शन सही है। ठीक, इंट्रोवर्ड एक्सट्रोवर्ड, समझ गए, आता है हमको भी। चलिए, थोड़ा थोड़ा, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो आल्सो टू अदर्स। ठीक है, जिससे और लोगों को लाभ हो सके और अच्छा कर सके अपने एग्जाम में। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल द कंपटीशन पैसेंजर। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। ठीक है, बाय बाय।